आज आप लोगों के बीच में प्रेस के भाइयों को प्रेस के माध्यम से जनता को ये बताने के लिए जो तीनों काले जो कानून सरकार ने जो बनाए पिछले दरवाजे से, उसके रूबरू होने के लिए आप लोगों के बीच में मैं आया हूँ। जो तीनों कानून जो बनाए किसान को फायदा दिखाने के लिए पिछले दरवाजे से, मैंने काफ़ी स्टडी करने के बाद ये डॉक्यूमेंट तैयार कराया और इसमें कहीं भी एक भी पॉइंट ऐसा नज़र नहीं आया जहाँ किसान का भला हो। तीनों कानूनों में व्यापारियों द्वारा व्यापारियों के लिए कानून बनाया गया है। इसमें मैं डिटेल से आपको सर ये बताना चाहता हूँ। उद्योगपतियों द्वारा तैयार किए गए कृषि के विधेयकों को अलोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा कानून बना देना भारत का लोक निर्णय नहीं है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना लोक निर्णय है। भारत के लोकमत से बनी सरकार लोक निर्णय का आदर करे और लोक कल्याणार्थ लोक निर्णय को लागू करे। हम भारत के लोगों को अपने लिए अच्छे निर्णय लेने की आज़ादी दें। इसमें जो तीनों कानून जो बनाए हैं, मैं तीनों आपको एक बार इस पर डिटेल से बता देता हूँ। हो गया, अपने करियर के ड्रीम को पूरा करने का एक इम्पोर्टेंट स्टेप आज ले लिया। इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप एग्जाम एंथे यानी आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम आ रहा है 100% स्कॉलरशिप लेकर। एंथे IITs और टॉप मेडिकल कॉलेजेस में एंट्रेंस पाने का सबसे बड़ा गेटवे है। माना कि इस बार थोड़े चैलेंजेस हैं, पर सक्सेस किसी का वेट नहीं करती। और हाँ, इस बार तो एंथे ऑनलाइन भी है, तो प्रॉब्लम सॉर्टेड। एंथे, सपनों से सक्सेस तक जाने का गेटवे। रजिस्टर नाउ। मैंने तो एनरोल कर लिया है, और आपने? कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण अधिनियम 2020 का नाम सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन अध्ययन करने पर पता चलता है कि कृषि प्रधान देश में कृषि की उपज को व्यापार वाणिज्य करते समय इसे इतना घटिया समझा है। संवर्धन और सरलीकरण के नाम पर कृषक हेतु जटिल और वाणिज्यकर्ता के लिए इसकी लूट को सरल बना दिया है। ऐसा लगता है कि विधेयक किसी वाणिज्यकर्ता ने ही तैयार किया है। कृषि हित इसमें नहीं है। ये कानून वाणिज्यकर्ता का संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम है। इसके अध्याय 2 के आरंभ से ही कृषि की स्वतंत्रता को समाप्त करके व्यापार में वाणिज्य को संपूर्ण जमाखोरी कालाबाजारी करके कृषक की लूट में छूट प्रदान कर दी है। कृषक को अनुचित करने के नाम पर सख्त बंधन किए हैं। व्यापारी को इलेक्ट्रॉनिक व्यापारिक प्लेटफॉर्म देने के नाम पर कृषक को धोखा देकर उसे लूटकर भागने की सभी प्रकार की सुविधा प्रदान की है। अध्याय 3 में विवाद समाप्त करने के लिए उपमंडल अधिकारी जो मंत्रियों के पीछे पीछे दौड़ता है उसे संपूर्ण अधिकार दिए हैं, जो नेता के आदेश से व्यापारी को संपूर्ण संवर्धन करेगा और कृषक को लूटेगा। अध्याय 4 में दंड प्रावधान बहुत ही कमजोर है। कृषक की लूट कर भागने की व्यवस्था पहले से मौजूद है। व्यापारी पर 50,000 से लेकर 5 लाख की दंड व्यवस्था सीमित कर दी है, लेकिन हम जानते हैं कि अरबों खरबों पर हजारों का दंड कम है। आजकल तो अदालत जाने पर भी लाखों हजारों लाख रुपए खर्च होता है। कृषक को इसमें कुछ भी न्याय मिलने वाला नहीं है। अध्याय 5 में कृषक व्यापार की सभी शक्तियां जिले व राज्य के भारत सरकार ने ले ली हैं। इस अधिनियम का अध्याय 1 इसे संपूर्ण रूप से व्यापारीकरण हेतु परिभाषित करता है। इसके नाम में इस सरलीकरण संवर्धन को कृषक के साथ जोड़ा है। इस अधिनियम के आरंभ से अंत तक व्यापारी कृषक को सरलता से लूट सके, ऐसी व्यवस्था की गई है। कृषक लूट से व्यापारी का संवर्धन होगा। इसका नाम बदलकर व्यापारी संवर्धन सरलीकरण अधिनियम 2020 कृषक को नहीं चाहिए, इसे सरकार रद्द करे। विधेयक नंबर 2 कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण। कीमत
आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून 2020। यह अधिनियम छोटे किसान और बड़ी कंपनियों के बीच अनुबंध खेती करने वाला कानून है। यह बड़ी कंपनियों को मनमानी करने की छूट देता है, जैसे एक तालाब में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। यह प्राकृतिक माना जाता है। लोकतंत्र छोटे कृषक को संरक्षण देने के स्थान पर बड़ी कंपनियों को लूट करने की आज़ादी प्रदान कर रहा है। कृषक को आज़ाद भारत में गुलाम बनाने वाले तीनों अधिनियम रद्द करने के लिए एक कृषक आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ, अब संपूर्ण भारत में विस्तार पर आ रहा है। विधेयक नंबर 3, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 भी 5 जून 2020 को प्रकट हुआ। यह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन है। इसको कृषक द्वारा उत्पन्न अन्न, दाल, सब्जियों आदि को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया है। यह व्यापारियों को असीमित भंडारण करने के हेतु किया गया है। कृषक जो जीवन चलाने हेतु उत्पादन करता है, उसके अन्न, दाल, सब्जियों की जमाखोरी करने के लिए व्यापारियों को आज़ादी दी है। इसी संशोधन कालाबाजारी को बढ़ाने के लिए रास्ते खोलता है। आवश्यक वस्तुओं का कोई भी असीमित भंडारण नहीं कर सकता, इसलिए सरकार ने अन्न, दाल, दूध, सब्जियों को आवश्यक वस्तुओं से अलग कर दिया है। ये तीनों जो कानून बनाए, ये तीनों कानून असंवैधानिक पिछले दरवाजे से बनाए, और आज पूरे हिंदुस्तान का किसान रोड पे है। सरकार कह रही है कि ये लोग किसान नहीं है, दूसरे आदमी हैं। मैं कह सकता हूँ कि आज पूरे हिंदुस्तान की पंजाब के भाइयों ने नेतृत्व किया, उसके साथ हरियाणा की तमाम खापें, पूरा हिंदुस्तान का जन जन का आंदोलन आज ये बन चुका है। यूनियनों के सेक्टर ने भी कहा है हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन जो हो रहा है, ये गिनती के बड़े आंदोलनों में से एक है। तो इसलिए मेरी इस मंच के माध्यम से ये सरकार को भी मैं कहता हूँ, आह्वान करता हूँ, ये तीनों काले कानून रद्द करके कोई चौथा कानून किसानों के बीच बैठ के किसानों से विशेषज्ञों से सलाह लेके बनाया जाए, जिसमें किसान का भी भला हो, प्रदेश का भी भला हो, देश का भी भला हो। आज अरबों खरबों का नुकसान इस 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर किसान रोड के ऊपर पिछले 35-36 दिन से बैठे हुए हैं। आदमी एक दिन रात काटना मुश्किल होता है। सरकार अपनी तरफ जू तक नहीं रेंग रही, अपनी तरफ से प्रयास कर रही है कि वैसे ही बैठ के चले जाएंगे। अपनी मूछ का शॉल बना रखा है। लोकतंत्र के अंदर पहले भी बहुत से अमेंडमेंट हुए हैं, कानून लाए हैं, रद्द करें। इसी सरकार ने 2016 में भी भूमि अधिग्रहण बिल लाया, फिर वापस किया था। तो मैं तो ये कहूँगा कि तीनों कानून रद्द करके चौथा कानून लाया जाए, और किसान की भलाई में, इस देश की प्रोग्रेस में, देश के आगे बढ़ने में, चाहे किसी भी प्रकार के फील्ड में किसान का बहुत बड़ा योगदान है। ये भारत देश कृषि प्रधान देश है, और इन्होंने अपनी मेहनत के ऊपर सन 1960 से पहले लाल बहादुर शास्त्री जी जो देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था किसान जय जवान जय किसान का नारा वैसे नहीं दिया था, वो देश की ज़रूरत थी। जब आबादी भी क्या थी, उसके बावजूद भी भूखमरी थी, बाहर से अन्न मंगाना पड़ता था। किसान ने अपनी मेहनत के बलबूते पर इतना आज 135 करोड़ की आबादी का भी भरण पोषण करने, उससे भी फालतू एक्स्ट्रा अनाज पैदा करता है, तो इसको प्रोत्साहन देना चाहिए था। लेकिन इसकी जो हमारे उद्योगपति हैं, उनकी निगाह टके इस व्यापार को भी, जो किसान की जो खेती है, इसके ऊपर जो कानून बना के इसको ज़मीन हड़पने का, इस व्यापार में अपना ऐसा बढ़ा के उस पैसे को इकट्ठा करके और जनता को लूटने का जो कानून बना रहे, जो काम करा, मैं कह वह गलत है। इससे किसान के अंदर, पूरे देश के अंदर रोष है। जिस प्रकार उम्मीद थी पूरे समाज ने, मोदी जी के ऊपर भरोसा किया, लोगों ने दोबारा प्रधानमंत्री बनाया कि गरीब घर में पैदा हुआ है, गरीबी को अच्छी तरह से जानता है, गरीब का भला करेगा। लेकिन किस कारण, ये मैं नहीं सोच सकता कैसे क्या चूक करी, ये कैसे मामला होया, उद्योगपतियों के दबाव में आके, चकाचौंध में आके तीनों कानून लाके ये गरीब की नाट काटने का काम किया है। इसलिए प्रदेश और देश की भलाई में यही ज़रूरी है, इसको प्रेस्टेज शून्य बना के, मुझे का सवाल नहीं बना के तीनों कानून रद्द करके चौथा कानून लाए। और भी दूसरा, मैं एक आप लोगों ने पीछे देखा, 5-7 दिन पहले देखा था कि पानी के बंटवारे के, जो भाईचारे को जो पढ़ने का काम करते थे, SOL का मुद्दा उठाया। इसमें ये 2 बातें हैं। पानी का बंटवारा
संविधान की धारा 262 के तहत 1956 में ट्रिब्यूनल बना। उस ट्रिब्यूनल में नदियों का नदियों से, स्टेट का स्टेट से जो पानी का बंटवारा होता है वो ट्रिब्यूनल करता है। उसके खिलाफ न सुप्रीम कोर्ट जा सकते न हाई कोर्ट जा सकते। उस अपने आप इंडिपेंडेंट एक संस्था बनाई और वही पानी का फैसला करेगा, चाहे वो कावेरी जल विवाद था या पंजाब हरियाणा था। 1986 में चौधरी बंसीलाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, तो अराडी ट्रिब्यूनल यहाँ पंजाब हरियाणा का पानी का बंटवारे के लिए बनाया और उसका ऑफिस RK पुर के अंदर बनाया। और अराडी जी की अध्यक्षता में जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनके अध्यक्षता में अहमद जो गुजरात हाई कोर्ट से थे और एक मेनन साहब थे जो केरला हाई कोर्ट से, तीनों का ये ट्रिब्यूनल बनाया। 1988 के अंदर इस ट्रिब्यूनल ने जब वो ड्राफ्ट तैयार किया, उसके बाद जो अहमदी थे गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनका प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट में हो गया। उसके बाद वो ऐसे कैसे पेंडिंग, माननीय एक जज साहिबान का 2010 में शरीर छोड़ दिया, एक का 2012 में। आज तक वो ट्रिब्यूनल का ऑफिस RK पुरम में है। 19/8/2021 तारीख है, अभी 1 साल के लिए वो टाइम बढ़ा दिया है। कल तक बैठे हुए हैं, जब तक वो ट्रिब्यूनल बन के तैयार नहीं हो, ट्रिब्यूनल फैसला करेगा जब तो मिलेगा पानी का बंटवारा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अधीन नहीं है। माने सुप्रीम कोर्ट ने नहर के निर्माण का आदेश किया 2016 में, नहर बनाए BRO ब्रिज रोड ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्डर करेगी, वो 6 महीने में नहर बना के दे, लेकिन उन्होंने भी हाथ उठा दिया कि हम ये नहर बना नहीं सकते। तो उसका भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर दूसरी संस्था PWD से बनवाए, किससे बनवाए, वो फैसला भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा देना, ट्रिब्यूनल में सुप्रीम कोर्ट ने देना। ये जो यहाँ भाई भतीजावाद का जो रोड़ा था, ये पंजाब के भाई पानी नहीं दे रहे, ये स्टेट गवर्नमेंट के दोनों का अधीन ही नहीं है। ट्रिब्यूनल ने फैसला करना पानी का, सुप्रीम कोर्ट में दोनों ट्रिब्यूनल में सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार करके देना, और नहर के लिए जो कोई सी संस्था बनेगी PWD करे, कौन सी बनाएगी, उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट देना है। स्टेट का आपस का कोई बात नहीं था। ये तो सिर्फ इस भाईचारे को पाड़ने के लिए, ये आंदोलन ये दिखाने के लिए सरदार हैं पंजाब के भाई, ये पानी हमारे को नहीं दे रहे, सिर्फ इस आंदोलन को पाड़ने के लिए एक प्रतिक्रिया थी, उसको लोग समझ में आ गए। इसी प्रकार ये जो तीनों कानून है, कह रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ा फायदा है। भाई सरकार को जब किसान नहीं चाह रहे, इसमें फायदा क्यों दे रहे हैं? दूसरी बात, किसान ये जब सरकार को वापस लेने में नुकसान क्या है? किसान कह रहे हमें फायदा नहीं है और सरकार कह रही है इसमें फायदा है, तो किसान तीनों कानून सरकार वापस लेने में सरकार को क्या नुकसान है? क्यों ना इसको तुरंत प्रभाव से वापस किया जाए? तो मैं तो ये कहूँगा कि इसे जितना भी जल्दी हो जाए उतने अच्छा है। तीनों कानून रद्द करके चौथा कानून किसान की भलाई में, हम तो किसान के घर में पैदा हैं, किसान के बेटे हैं, और मैं तो राजनीति से पहले खाप का प्रधान हूँ, और हमारे तमाम हरियाणा खापों ने फैसला लिया है, हम तन मन धन से इस आंदोलन के अंदर पूरी खापें साथ हैं, हर बच्चा हर नौजवान सब इसके अंदर साथ हैं। कल भी हमने बैठ के फैसला लिया है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ा दिया जाए, सब भाई आंदोलन में शामिल हों। किसी भी प्रकार के जो आंदोलन करने वाले भाई बैठे हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, चाहे दूध, चाय, लस्सी, पानी, जितना भी गर्म कपड़ा कुछ भी हो, उसके तमाम खापे तन मन धन से लगी हुई है। ऐसा है कि 2 चेयरमैन बनाए, उसका कोई संबंध नहीं था। हमारे से पहले वहाँ मंत्री भी बहुत रह लिए। हम तो अपना काम करने का तरीका है, हमने सेवा करी है। 30 साल से पहले हमको MLA नहीं थे, हमें ज़्यादा MLA बनने का कोई शौक़ नहीं है। ये तो लोगों ने इच्छा थी राजनीति की भी इलेक्शन लड़ा जाए, लेकिन नज़दीक से देखने के बाद में भी जो एक आत्मा की भूख होती है, हर आदमी की इच्छा होती है, धर्मात्मा धर्म में राजी, पापी पाप में राजी, हर एक की सोच होती है। हमने भी सोचा था बहुत अच्छा सौदा होगा ये राजनीति, इच्छा थी मंत्री बनेंगे, MLA बनेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। 3 इलेक्शन लड़ा, लोगों ने दिल बना दिया। लेकिन इसके नज़दीक जाने के बाद में अगर आप ईमानदारी से मेरे से पूछे तो भैया बताना चाहता हूँ, मुझे तो कोई आनंद आया नहीं सौदा। नहीं आपने को ना कि आपने तो सोचा था अच्छा सौदा होगा, पर सौदा ही कुछ नहीं। सौदा कुछ नहीं मतलब ये नहीं जैसे आप कह रहे हो ये ना आप तो सोच रहे हैं गौतम वाला सौदा नहीं है, मैं तो बताना चाहता हूँ आप गौतम वाला सौदा मान रहे हो। मैंने जो कहा, छोटे भाई मेरे एक मिनट मैंने जो कहा इसमें जो सौदा कहने की जो बात है, जितना मैंने सोचा था कि भाई इसके अंदर जाके बहुत काम करने का सिस्टम है, सेवा करने का,
आदमी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन इसमें जाके देखने के बाद में पता चला ना कि जो क्या सोता है, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, वो हमारे समझ से बाहर है। वो हमने आपका सौदा ही कुछ नहीं, अलग विषय है। रामपाल भट्टो का सौदा ही कुछ नहीं, वो सौदा आपका है तो सौदा ही कुछ नहीं। सुनो, वो सौदा और कुछ माने है। मैं जो सौदा माने हूँ वो कर्म का सौदा है, वहाँ पैसे का नहीं। नैनपाल रावत इंडिपेंडेंट था उस मीटिंग में। नैनपाल रावत का तो बड़ा बड़ा स्टेटमेंट आता है, अभी भी इन किसी सरकार के पक्ष में आता है। तो नैनपाल रावत की कोई आत्मा जागृत थी उस दिन कि वो भी कह रहा था कि किसानों के ये खिलाफ है कानून। ऐसे है कि उस दिन तो 4 भाई और 2 हम, अब भाइयों के बीच में इसलिए भाइयों के बीच साझी नहीं कर पाते। छह भाइयों ने किसान भाइयों का समर्थन कराया था, हमने तो पहले कर रखा था, और वो इकट्ठे भी इसलिए हुए थे अब भाई समर्थन करो। सरकार से समर्थन वापस लो। सरकार से मैं बताता हूँ, मैंने तो कहा है, मैं तो अब भी कह रहा हूँ, मैं तो दूसरों ने भी कर लेना चाहिए। सुनो, उस टाइम हाँ नहीं बड़ी समर्थन वापी, उन्होंने कहा कि हम किसान के समर्थन में है, किसान के साथ समर्थन वापसी आनी बड़े उन्होंने। सलमान साहब, एक एक्स MLA है नरेश यादव, उन्होंने चंडीगढ़ में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारे 4-5 जिलों को पानी नसीब नहीं हो रहा, और जब क्योंकि पंजाब के भाइयों की हम वहाँ सेवा कर रहे हैं और साथ हैं, तो आज उनसे प्यार से कहा जाए कि उन्होंने SYL को पार्ट दिया है। आपका क्या स्टैंड है इस बात में? क्या हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए या नहीं? सुनो, हरियाणा का हिस्से का पानी मिलना चाहिए। पानी दे कौन? जिन्होंने नहर फाड़ दी, काम किसका? पानी का बंटवारा करना ट्रिब्यूनल ने, ट्रिब्यूनल का अपॉइंटमेंट करना सेंट्रल गवर्नमेंट ने। नहर किसने फाड़ी? सुनो, पंजाब के भाइयों ने फाड़ी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर कर दिए इसको BRO ब्रिज रोड ऑर्गेनाइजेशन नहर को बनाए, उसके बाद में उन्होंने कह दिया 6 महीना हम बना नहीं सकते, दूसरी संस्था को दो। दूसरी संस्था का अपॉइंटमेंट कौन करे? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरे PWD को देती, दूसरे डिपार्टमेंट को देती, वो नहर बनाने का काम करते, रुकावट देते, उस टाइम हम कहते दोनों काम सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। ट्रिब्यूनल बनाना भी और नहर का निर्माण करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर रखे हैं। इसमें पंजाब के भाई, हरियाणा भाई बीच में कहाँ से आ गए? नरेश भाई ने न्याय जो कराया, आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देखें, 2007 में हाशीपुटाला नहर बनाई, उसके अंदर 600 करोड़ रुपये उस टाइम खर्च कराया। आज तक गादड़ ब्याह रहे, उसके अंदर क्या होया, उसका क्या सदुपयोग होया? आज वो 3600 करोड़ रुपया पेंडिंग हरियाणा का बर्बाद हो गया। पहले तो पानी का बंटवारा हो, पानी का बंटवारा अगर 150 क्यूसेक, नहर बना दिया आपने 400 क्यूसेक की, पानी मिल गया आपको 600 क्यूसेक, नहर बना दिया आपने 150 क्यूसेक की, क्या यूज होगा उसका? सबसे पहले तो पानी का बंटवारा, उसके बाद का काम था ये।